हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एमपीएसआई मेंस के इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो एक्ट हैं उनको कंप्लीट करा रहे हैं। हमने लास्ट क्लासेस में कई एक्ट को कवर कराया है। आज हम यहाँ पर आगे के एक्ट पढ़ेंगे और हो सके तो हम आज बहुत से एक्ट को कवर करेंगे क्योंकि टाइम भी कम है, एग्ज़ाम आपके बहुत क्लोज है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गो। तो हमारे यहाँ पर पहला एक्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट जिसको बोलते हैं। ये कब लागू हुआ? तो 17 अक्टूबर 2000 को, ठीक है। इसमें 2008 में कुछ अमेंडमेंट भी किए गए हैं। इसमें जो टोटल चैप्टर हैं वो 13 हैं, टोटल जो सेक्शन है वो 94 हैं, जिसको हमें पूरा नहीं पढ़ना है। हम मेन सेक्शन को क्या करेंगे, देखेंगे। जो कुल अनुसूचियाँ हैं वो क्या हैं? 4 हैं इसमें। अब देखते हैं आगे इसका पर्पस क्या है। पर्पस है भाई ई कॉमर्स को कानूनी मान्यता देना और साइबर जो क्राइम हो गया और साइबर आतंकवाद पर क्या है, अंकुश लगाना। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसमें क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू हम जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं ना, उनको ऑनलाइन सेल एंड परचेज करते हैं। तो उसके बारे में इसमें बताया गया, ठीक है। की प्रोविज़न देखें तो नोडल एजेंसी के फॉर्म में सर्ट की स्थापना। यहाँ पर सर्ट आया है तो उसको हम देख लेते हैं। सर्टेन क्या है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ये किसके अंदर वर्क करती है? तो माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत काम करती है। इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? 19 जनवरी 2004। तो आपको सर्टेन को भी क्या है, देख के जाना है, ठीक है। बाकी आप प्रोविजंस देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन में। सेक्शन 66F तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया? साइबर टेररिज्म को क्या है, डिफाइन किया गया, उसकी डेफिनेशन दी गई है। तो आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि आईटी एक्ट 2000 में किस सेक्शन के तहत जो है साइबर टेररिज्म को डिफाइन करता है? तो सेक्शन 66F, जिसमें क्या है, उम्र कैद तक की सज़ा है। फिर आता है सेक्शन 69 एंड 69A, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए डेटा इंटरसेप्शन एंड वेबसाइट ऐप्स को क्या है, ब्लॉक करने का राइट इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शन है। इसके अलावा हम कुछ और सेक्शन देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि एक सेक्शन है हमारे पास, कौन सा? 66B। इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई इंफॉर्मेशन के दुरुपयोग के लिए दंड का क्या है, प्रोविज़न किया गया है। ओके। फिर 66C, किसी की पहचान चुराने के लिए इसमें सज़ा बताई गई है। ओके। एक आता है 43, सेक्शन 43, कंप्यूटर सिस्टम आदि को नुकसान के लिए जुर्माना और मुआवजा इसमें बताया गया, ठीक है। एक और बता देते हैं, सेक्शन 15 है, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिनको आपको याद रखना है। में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं सेक्शन से, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें वो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं इसके क्रिटिकल एनालिसिस पर, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें ऐड किए हैं, तो आप इसको देख कर जाइएगा। मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इसमें सिंपल सा है ये, ठीक है। आप एक रीडिंग में समझ जाएंगे सब कुछ। एक है इसमें एक क्वेश्चन भी आया है जिसको आपको देख लेना है, ऑब्जेक्टिव को। आईटी एक्ट 2000 की किस धारा के तहत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक करने का राइट है, ठीक है। तो हम पढ़ के आए हैं 69A, सेक्शन 69A। तो इस टाइप के सेक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। ओके। अब आते हैं हमारा, तो यहाँ पर आईटी एक्ट 2000 क्या है, एंड होता है। फिर आते हैं हम लोग भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसका पर्पस क्या है? औपनिवेशिक काल की IPC 1860 को निरस्त करके वर्तमान समय की सुरक्षा चुनौतियों जैसे आतंकवाद और संगठित अपराध के अनुकूल या नया आपराधिक कानून बनाना, ठीक है। तो IPC, इंडियन पीनल कोड, आपने ये पढ़ा भी होगा इसको पॉलिटी में, तो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वहाँ से तो ये इसका क्या है, पर्पस है। इसके की प्रोविजंस देखें हम लोग, क्या क्या है की प्रोविजंस। तो आतंकवाद की परिभाषा, ठीक है, इसमें बताई गई है कि पहली बार देश के सामान्य आपराधिक कानून में आतंकवाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किस एक्ट में आतंकवाद की परिभाषा दी गई है? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में। फिर संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है, तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। और राजद्रोह की समाप्ति, तो किस एक्ट के थ्रू राजद्रोह की समाप्ति कर दी गई? भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको रीड करके जाइएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल एंड स्वीट लैंग्वेज में है। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन में। तो सेक्शन क्या है, 111। इसमें क्या बताया है? ऑर्गेनाइज क्राइम बताया गया है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस सेक्शन में ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन या बताया गया है? तो भैया सेक्शन 111। सेक्शन 113 में क्या है? आतंकवादी कृत्य, जो टेररिस्ट एक्ट होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं,
उनको यहाँ पे क्या है बताया गया। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हम यहाँ पर फालतू के सेक्शन नहीं लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है ना कि जो क्वेश्चन में आ सकते हैं हम वो लेकर आए हैं, ठीक है। तो सेक्शन 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले जो एक्टिविटीज़ हैं उसको 152 में बताया गया। तो सेक्शन 111, 113 एंड सेक्शन 152 को आपको पढ़ के जाना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब क्रिटिकल एनालिसिस आप रीड कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। कुछ हमने लाइव अपडेट भी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए हैं, तो आपका ये क्या है एक होमवर्क भी है, ठीक है, कि आपको रीड करके जाना है, क्योंकि सिंपल रीडिंग में आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसा एक ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। VNS भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में पहली बार टेररिस्ट एक्ट को क्या है एक्टिविटी को स्पष्ट रूप से डिफाइन किया गया है? तो अभी पढ़ के आए हम धारा 113 सेक्शन 113। तो यहाँ पर हमारा जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 एक्ट क्या होता है, कवर होता है। आपको एक बार इसको क्या रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एक्ट में, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA एक्ट 2008। तो इसमें क्या है, एक्ट में ना आपको एक तो ईयर याद रखना, फुल फॉर्म याद रख लेना, क्योंकि कई बार हिंदी में ना देखे इंग्लिश में पूछ लेता है कि NIA का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको इसलिए क्या है, ये मेन चीज़ें इसलिए जो मैं रीड करके बता रही हूँ आपको वो देखना है, और थोड़ा सा जो मैंने पढ़ने के लिए बोला वो चीज़ें भी आप पढ़ लीजिएगा। अब इसका पर्पस देखते हैं, क्या है पर्पस। 26/11 के मुंबई हमले के बाद आतंकवादी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, जाली मुद्रा, फेक करेंसी आदि की जांच के लिए क्या है एक विशेष केंद्रीय जांच एजेंसी की स्थापना, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इस एजेंसी की स्थापना की गई है। तो वहाँ पे आपको किस टाइप का ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं कि इनके लिए, जैसे कि ये ऑप्शन में दे देंगे तो क्या 26/11 के मुंबई हमले के बाद आतंकवाद, मानव तस्करी, जो फेक करेंसी है, इसके लिए कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई, तो आप बता देंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना की गई है, ठीक है। किसकी, NIA की स्थापना की गई। कब की गई, तो 2008 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का न्यू दिल्ली में है। मोस्टली जो एक्ट है जिनमें हम किसी भी अगर एजेंसी को पढ़ रहे हैं सबके हेडक्वार्टर कहाँ पे मिल रहे हैं, न्यू दिल्ली मिल रहे हैं, ठीक है। इसकी पावर तो हमने देख ही ली। अब इसके अभी अगर कुछ करंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके जो DG हैं अभी प्रेजेंट में, डायरेक्ट जनरल राकेश अग्रवाल हैं। कौन है, राकेश अग्रवाल हैं। तो आपको एक बार इसको देखना है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग इसके की प्रोविज़न, तो वो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। याद रखना है कि इसमें भी 2019 में अमेंडमेंट किया गया है। अब अमेंडमेंट किया गया तो देख लेते हैं एक बार कि क्या चीज़ चेंज की गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब भारत के बाहर मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में भी भारतीयों या भारतीय जो संपत्ति है पर हुए आतंकी हमलों की क्या है इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो ये आ सकता है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में 2019 में संशोधन हुआ था उसमें क्या प्रोविज़न लाया गया था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप बाकी चीज़ें और पढ़ते जाइएगा। अब क्रिटिकल एनालिसिस, तो इसको आपको रीड करना है, ठीक है। अब कुछ हमने एक्स्ट्रा फैक्ट भी जोड़े हैं तो आप इसको रीड करके जाइएगा। अब आप बोलेंगे मैडम आप जल्दी बढ़ा रही, नहीं, मैं आपको मेन चीज़ें बता रही हूँ और आपको पढ़ना है, आपको भी तो कुछ होमवर्क देंगे ना हम, तो इसलिए आप इन चीज़ों को पढ़ते जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। 2019 में हुए NIA अधिनियम के संशोधन ने एजेंसी को कौन सी नई शक्ति प्रदान की, जैसे अभी हमने बताया, तो उसमें दिया गया भारत के बाहर विदेशों में फॉरेन में भी अपराधों की जांच करने का क्या है अधिकार है। तो यहाँ पर हमारा कवर होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, ओके। अब आते हैं हम लोग नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA 1980, क्या है 1980। अब यहाँ पर क्या है इसका पर्पस, राज्य और केंद्र सरकार को निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन की शक्ति देना ताकि किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही रोका जा सके, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है इसकी, क्योंकि पर्पस इसलिए मैं पढ़ा देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसे पर्पस से ही क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस एक्ट का पर्पस है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य और केंद्र सरकार को प्रिवेंटिव डिटेंशन की शक्ति किस एक्ट के थ्रू दी गई है जिससे किसी व्यक्ति को अपराध करने से ही पहले रोका जा सकता है, तो वो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। अब इसके कुछ प्रोविज़न हैं तो देख लेते हैं। संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी औपचारिक आरोप चार्ज के अधिकतम 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि
बिना किसी औपचारिक आरोप के मैक्सिमम कितने मंथ के लिए किसी भी अगर किसी पे शक है, डाउट है, तो हम उसको कब तक अरेस्ट करके रख सकते हैं, तो 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए। ठीक है, बाकी आप इनको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आलोचनात्मक पक्ष भी कुछ इसमें वो नहीं है, आप एक बार रीडिंग करके जाइएगा। कुछ हमने इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे कवर किए हैं, आप इनको पढ़ के जाएंगे। मैं बोल रही हूँ पढ़ना है तो पढ़ना है बस। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी औपचारिक आरोप के अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है, तो 12 महीने के लिए। ये ऊपर ही देख के आए। ठीक है, यहाँ पर फिर हमारा क्या होता है, ये एक्ट कंप्लीट होता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। ओके, अब आते हैं हम लोग पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम, पैसा एक्ट 1996। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। तो इसका पर्पस देख लेते हैं कि जो आदिवासी समुदायों को जल, जंगल, जमीन, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उन पर राइट देना और उनकी जो स्थानीय परंपराओं का क्या है, संरक्षण करना। ठीक है, तो इसका क्या है, मेन पर्पस है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा भी है कि 5th शेड्यूल, आपने पॉलिटी में सारे शेड्यूल्स कवर किए होंगे, उनमें से पढ़ा होगा 5वीं अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को क्या कर देना, स्वशासन देना। यह नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद की जड़ को खत्म करने का सबसे बड़ा वैधानिक हथियार है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आ सकता है किस तरीके से कि 5वीं अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्वशासन देना किस एक्ट के थ्रू दिया गया, तो पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम 1996। तो इसके कुछ की प्रोविज़न है जिनको आपको देख के भी जाना है। अब ये कहाँ कहाँ वो होता है, रेगुलेट भी होता है, हम पढ़ चुके हैं क्या, 5th शेड्यूल में। ये एक्ट मतलब उन आदिवासी क्षेत्रों में लागू होता है, ठीक है, जो 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। आपने पढ़ी होगी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, ये सारे राज्यों में क्या है, लागू होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो ये ना जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसको आपको पढ़ के जाना है। आपने पढ़ा भी होगा जब आपने सारे संविधान संशोधन पढ़े होंगे कि प्रावधानों को आदिवासी क्षेत्रों में क्या करता है, लागू करता है। कौन सा एक्ट, हमारा पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। तो ये क्या है, हमारा पैसा एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको देख के जाना है। इसकी क्रिटिकल एनालिसिस आप रीड कर लीजिएगा। हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें ऐड किए हैं, तो आपको इसको पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर आते हैं हम कहाँ, इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पैसा एक्ट 1996 का मुख्य संबंध भारतीय संविधान की किस अनुसूची से है, तो इसका जो संबंध है वो 5th शेड्यूल से है, जिसको हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पैसा एक्ट कंप्लीट होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको पढ़ के जाना है। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999, MCOCA 1999। तो आपको इसको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है, ये 10th वाला जो एक्ट है, इसको आपको खुद करना है, क्योंकि है ना, क्योंकि चीज़ें इसमें इतनी टफ नहीं है। ठीक है, तो ये एक्ट आपका क्या है, एक होमवर्क में मैं देकर जा रही हूँ, जिसको आपको करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।